इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो भाई जैसे कि आपको पता है, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था लाइट का तो हमने कुछ लॉज पढ़े थे, वो लॉज जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करते दौरान फॉलो करती है। सिमिलरली लाइट जब करेगी रिफ्रैक्ट, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, उसका अलग से एक लेक्चर देख लिया, और साथ ही साथ अभी जो हमने प्रीवियस सेशन में डीपीक्यू सेशन हमने लिया था उसमें भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो मुझे लगता है आपको आ ही जाना चाहिए। तो लाइट जब रिफ्रैक्ट करेगी बच्चों तो भी कुछ रूल्स फॉलो करेगी, तो भी उससे कुछ लॉज होते हैं, तो उन लॉज को आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो टारगेट कर दिया फिक्स मैंने, क्या पढ़ना है आज के इस लेक्चर में, हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब अब टारगेट फिक्स है भैया तो हम लेक्चर भी स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि बेस्ड होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, अब देखो लाइट का रिफ्लेक्शन और लाइट का रिफ्रैक्शन, इन दोनों का ही जो फर्स्ट लॉ है ना वो सेम है। रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब कहाँ, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पे, ये तीनों ही रेस कैसी होती हैं, सेम प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक है, सिमिलरली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ क्या ही यही है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोला मैंने कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में भी जो इंसिडेंट रे होगी, जो नॉर्मल होगी और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, तीनों ही एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ बन रहा है भाई, 2 मीडियम के इंटरफेस पे, यानी कि जहाँ पे 2 मीडियम मिल रहे होंगे वहाँ पे। हमने जब अभी डीपीक्यू सेशन लिया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लाइट अपना पाथ कब चेंज करती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही जो है ना अपना पाथ उसने चेंज करके रखा हुआ है कि उसको पता है कि मैं अब पानी से एयर में जाने वाली हूँ तो मैं शुरू से ही जो है ना स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही अपना पाथ चेंज कर दूँ। नहीं, पानी से जैसे वो एयर में आएगी, पानी और हवा जिस पॉइंट में मिल रहे होंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरफेस, और उस इंटरफेस पे जब लाइट आएगी बच्चों तभी जाकर के लाइट अपना पाथ चेंज करेगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही तीनों किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ होगा, 2 मीडियम के इंटरफेस पे। ये तीनों कैसी होंगी भाई, सेम प्लेन पे लाई करेगी। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी बताया था कि अगर मुझे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे अगर एक पेपर में ड्रॉ करनी होगी ना, तो ये तीनों की तीनों रेज उस पेपर में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक रे मैंने बनाई है इंसिडेंट रे, नॉर्मल बना दी मैंने, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मेरे पेपर के प्लेन के बाहर आ गई। ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है बच्चों ये क्या है, एक पेपर है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, एक नॉर्मल दिख रही है, ये आपको क्या दिख रही है, इंसिडेंट रे दिख रही है, एरो जरूर बना देना, और ये आपको क्या दिख रही है, एक रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है। तो जरा आप देखिए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों की तीनों मेरे इस ग्रीन कलर का जो पेपर है इसके प्लेन पे ही आ रही है। ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्टेड रे जो है ना वो प्लेन के बाहर चली गई, पेपर के बाहर चली गई और कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है या फिर इस तरफ से दिखाई दे रही है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्शन का जो पहला लॉ है वो यही होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा, 2 मीडियम के इंटरफेस पे बनेगा। कहाँ ये तीनों की तीनों लाइन जो है लाई करेगी, सेम प्लेन पे लाई करेगी। सेम पेपर पे अगर बनाना है तो तीनों की तीनों एक ही पेपर में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि पेपर के बाहर कोई लाइन चली जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको आई समझ में? ये वाली लाइन मैं आपको मिटा देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये फर्स्ट हो गया लॉ अपना। फिर इसके बाद में आता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है लॉ? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium। अब आप बोलिएगा कि मैम पहला वाला तो आ गया समझ में, लेकिन दूसरे वाले का तो एक शब्द भी समझ में नहीं आया।
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अभी रिफ्रैक्शन के केस में पढ़ लिया, लेकिन भाई ये साइन क्या भला है? तो साइन, अब आप आगे हो 10th में, मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आपने सीख ली होगी। साइन क्या होता है भाई? एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन, कॉस, है ना, टेन, कॉट, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हर थीटा वैल्यू के लिए साइन की एक वैल्यू होती है। जैसे मैंने लिखा, सपोज कि जो इंसिडेंट रे है उसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया कितना? 30 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होगी? मुझे पता है कि इंसिडेंट रे ने नॉर्मल रे के साथ, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों वो कितना है? 30 डिग्री है, ये मुझे पता चल गया। लेकिन इस 30 डिग्री की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? नहीं बता पाओगे। वहीं अगर मैंने इसे लिख दिया साइन 30, साइन 30 अगर मैंने लिख दिया तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हो 1/2। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली ना अभी तक? एक चार्ट होता है एनसीईआरटी में, थीटा की जो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, 0, 30, 45, 60, 90, कॉस के लिए अलग, साइन के लिए अलग, टेन के लिए अलग, कॉट के लिए अलग, इस हिसाब से। तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैंने लिखा है कितना? 30 डिग्री, तो उसकी आप वैल्यू मुझे नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर मैंने लिख दिया है साइन 30 तो आप उसकी वैल्यू मुझे बता पाओगे। मैंने नहीं लिया है ये साइन। अब आप लोग मुझे कोसना शुरू कर दो कि मैम क्या ज़रूरत थी साइन लेने की, पाप पड़ेगा आपको। भाई मुझे मत पाप पढ़वाओ, ये जो चीज़ है ये मैंने नहीं ली है। ये किसने ली है भाई? स्नेल्स ने ली है। स्मेल नहीं, स्नेल। स्नेल्स, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्नेल ने ही ये लॉ जो है ना डिस्कवर किया, बहुत उनने काम किया था लाइट के रिफ्रैक्शन के ऊपर, और उन्हीं ने ये लॉ दिया था। अब ये साइन ही क्यों लिया है स्नेल ने, ये वो ही जाने, स्नेल की माया वो ही जाने, हमें नहीं पता। भाई जो लॉ है, जो फैक्ट है, वो तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हम उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि मैम साइन अच्छा नहीं लगता कॉस ले लेते हैं, हम उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, उसको हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्नेल ने ही ये डिस्कवर किया है। उन्होंने ही बताया था कि भाई जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके, जो रेशियो होगा, जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कब? जब आपने दो मीडिया क्या रखे हो? सेम रखे हो, कांस्टेंट रखे हो। ये नहीं कि आप मीडियम चेंज करते जा रहे हो। आई बात आपको समझ में? अब इसका और मतलब क्या है वो समझ लेते। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इस अभी जो मैंने आपको बताया वो साइन था, कि साइन क्या है? साइन हम बोलते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हर थीटा वैल्यू के लिए साइन की क्या होती है? एक वैल्यू होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, ये दिख रही है आपको टेबल। मैं यहाँ पे पूरी टेबल नहीं बताऊंगी, मैं आपको सिर्फ साइन, क्योंकि हम स्नेल्स लॉ पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ साइन से मतलब है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको साइन की सारी वैल्यूज बता रही हूँ। अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? अंडा 0। अगर थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2। अगर थीटा कितना है? 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। अगर थीटा कितना है? 60 है, तो साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2। और अगर थीटा कितना है? 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। बस मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था। अब क्या इसका और लॉ को समझते हैं। अभी तो हमने सिर्फ साइन समझा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। ये क्या है? अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा है कितना? 30 डिग्री, तो ये क्या है? सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब अगर मैं इसको क्या लिख दूं? साइन आई लिख दूं, तो ये साइन आई क्या बन जाएगा भाई? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30। साइन 30 बोले तो 1/2। तो ये समझ में आया आपको? अभी हमने साइन कभी पढ़ा नहीं था कहीं भी, है ना। हमने सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था। लेकिन अब मैं आपको क्या बता रही हूँ? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? ये होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, अगर मैंने यहाँ पे साइन आई लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज साइन 30 1/2। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने ले लिया कितना? सपोज 45 ले लिया हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मैं इसको क्या लिख दूं? साइन आर लिख दूं। क्या लिख दूं? साइन आर लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साइन 45 डिग्री,
साइन 45, साइन 45 कितना होता है देख लो 1/√2, और मुझे तो लगता है ये आपको याद भी करना पड़ता होगा, हमने भी याद करा था, तो ये चीज़ तो आपको याद होनी ही चाहिए। सिमिलरली √2 की भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी 1.4, √3 की भी आपको पता होनी चाहिए कितनी 1.7। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। अब आप 10th में आ गए हो, लेवल थोड़ा सा अपना बढ़ा लो, है ना, तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी होंगी। मैंने अभी आपको सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाया, मैं अभी आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो लैंग्वेज लिखी हुई है लॉ की वो पढ़ा रही हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आया, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। अब कर लेते हैं इसका रेशियो, ठीक है, अब कर लेते हैं इसका रेशियो, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कितना होगा, साइन I अपॉन साइन R। और स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि ये जो रेशियो है ना वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होगा, जब आपने अपने दोनों मीडिया क्या रखे होंगे, सेम रखे होंगे, कांस्टेंट रखे होंगे, मीडिया जब आप चेंज नहीं कर रहे होंगे। तो भाई स्नेल्स लॉ ये है, ठीक है। स्नेल्स लॉ के भी कुछ फॉर्म भी होते हैं। पहला फॉर्म ये समझ लो कि भाई जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट होता है। कब, जब आपने दोनों मीडिया रखे हैं सेम। इस चीज को अभी हम और समझेंगे, ये है स्नेल्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म भी हम समझेंगे। सेकेंड फॉर्म जरूरी क्यों है, क्योंकि इससे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखो जरा, अब नेक्स्ट स्लाइड में आओ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ को आपको दिख रहा है कि एक मीडियम है 1, एक है मीडियम 2। मीडियम 1 समझ लो कौन सा है, रेयर है, और मीडियम 2 समझ लो कौन सा है भाई, मीडियम 2 हम बोल देते हैं डेंस है, ठीक है। कैसा है, डेंस है। ऊपर वाला मीडियम 1, नीचे वाला मीडियम 2। मीडियम 1 कैसा है, रेयर, मीडियम 2 कैसा है, डेंस। एक काम करते हैं हम, मीडियम 1 मीडियम 2 नहीं बोलेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं एयर और यहाँ हम ले लेते हैं क्या, ऑयल। ये वाला मीडियम कौन सा है, एयर, ये वाला मीडियम है ऑयल। अब मैं 3 केसेस आपको पढ़ाऊंगी और तीनों में जो मेरे मीडियम है ना वो बच्चों यही रहेंगे। एयर कौन सा मीडियम है, एयर है रेयर, एयर है रेयर, और ऑयल कैसा है, ऑयल है अपना डेंस। अब आपको पता है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट रेयर से डेंस मीडियम में आती है तो क्या होता है, वो लेती है क्या, उसकी स्पीड हो जाती है कम, तो उसको लेना पड़ता है शॉर्टकट, यानी कि वो जो नॉर्मल है उसके तरफ आ जाती है। यहाँ पे क्या है, एयर, यहाँ पे है ऑयल, यहाँ से आ रही है क्या, एक इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे को, ठीक है, इंसिडेंट रे को जाना कहाँ चाहिए था, जाना चाहिए था कहाँ, ये वाली लाइन ब्लू कलर से देख लो, कुछ इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में इसे जाना चाहिए था। लेकिन ये कहाँ चली गई, ये कहाँ चली गई, नॉर्मल के तरफ चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि भाई मीडियम कौन सा आ गया, डेंस आ गया, जिसकी वजह से स्पीड हो गई कम, स्पीड हो गई कम, तो शॉर्टकट लेना पड़ा। शॉर्टकट लेना पड़ा मतलब क्या, नॉर्मल के पास आ गई। अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, समझ लो यहाँ पे हमने ले लिया θ1। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बच्चों, θ1, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है बच्चों वो कितना है, θ2। तो फर्स्ट केस में जो रेशियो होगा, किस चीज का रेशियो, तो हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कितना होगा, साइन θ1 डिवाइडेड बाय साइन θ2, ठीक है। अब इसके बाद में एक काम करो, अब हम लेते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, मीडियम अभी भी वही है। मीडियम ये वाला कौन सा है, ये है एयर, और ये है कौन सा, ऑयल। एयर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और ऑयल कौन सा मीडियम है, ये है अपना डेंस मीडियम। एक और इंसिडेंट रे आ रही है, इस रे को जाना कहाँ चाहिए था, इस रे को जाना चाहिए था कुछ यहाँ, लेकिन ये कहाँ चली गई, दूसरे एंगल पे चली गई। क्यों चली गई, मीडियम डेंस था, है ना। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया होगा नॉर्मल के साथ वो होगा कुछ अलग। सपोज कितना एंगल होगा, θ3, और यहाँ पे भी जो रिफ्रैक्शन का एंगल होगा वो भी कितना होगा, अलग होगा। समझ लो यहाँ पे हो गया क्या, θ4। तो अब रेशियो क्या बनेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन θ3 डिवाइडेड बाय साइन θ4। इस केस में रेशियो क्या बनेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन θ3 साइन θ4।
अब आ जाओ फोर्थ केस में, सॉरी थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या हो रहा है, फिर से जो है ना मीडियम वही है, एयर है और ऑयल है, रेयर है, डेंस है। डेंस में आएगी, स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब इस केस में जो इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया नॉर्मल के साथ वो हो जाएगा अलग, वो कितना होगा θ5। यहाँ पे भी एंगल कुछ और ही बनेगा रिफ्रैक्शन का, θ6। तो यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि θ5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ6। अब स्नेल ने क्या बोला कि जब आपने मीडियम बराबर रखे हैं, सेम रखे हैं, उस टाइम पे जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो उसका रेशियो कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। मतलब क्या आ रहा है इसमें, तीनों केसेस को अब हम कंबाइन करेंगे। साइन θ1 डिवाइडेड बाय साइन θ2 इज इक्वल टू साइन θ3 डिवाइडेड बाय साइन θ4 इज इक्वल टू साइन θ5 डिवाइडेड बाय साइन θ6। यानी कि यहाँ पे मैंने तीनों केसेस आपको समझाए थे और तीनों केसेस को मैंने कर दिया कंबाइन कि जब रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी लाइट तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ऑब्वियस सी बात है वो कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना वो नॉर्मल के पास पहुंच जाएगी और जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का तीनों केसेस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ये कैसे होंगे बच्चों, ये होंगे कांस्टेंट। अब अगर आपको और इसको डीप में समझना है तो एक काम करो, वैल्यूज लेते जाओ θ1 θ2 θ3 की, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना मीडियम सेम होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने पहले केस में जो है ना फर्स्ट मीडियम रख दिया है रेयर, सेकंड मीडियम रख दिया है डेंस, और सेकंड वाले केस में फर्स्ट मीडियम रख दिया है डेंस और नीचे वाला रेयर, तो वैल्यूज गड़बड़ जाएंगी। ये पूरी कहानी समझ में आई आपको। ये था क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड वाला लॉ जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और स्नेल्स लॉ का भी ये फर्स्ट फॉर्म था। उन्होंने बोला था कि जब आप मीडियम को सेम रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, उस केस में जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। देख लिया भाई, देख लिया हमने। अब एक और चीज, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालना है। एक काम करते हैं, स्नेल्स फॉर्मूले का ही एक और फॉर्म होता है, उससे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना सीखते हैं। स्नेल ने क्या बोला, स्नेल ने बोला कि भाई फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो होगी v1, ये रहा मीडियम 1, ये रहा मीडियम 2, और मीडियम 1 में से लाइट आ रही है यानी कि इंसिडेंट रे बनाएगी क्या, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी नॉर्मल के साथ, और जो रिफ्रैक्टेड रे मीडियम 2 में गई है वो भी क्या बनाएगी, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। तो स्नेल ने क्या बोला कि जो वेलोसिटी होगी लाइट की इन मीडियम 1 और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला था, स्नेल ने बोला था। क्या बोला था कि एक लाइट की वेलोसिटी मीडियम 1 में डिवाइड कर दो उसको किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ। ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ पे, मीडियम 2 में, डिवाइड कर दो उसको आप साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है c/v। यानी किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसको कंपेयर करोगे किसके साथ, लाइट की एक एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, यानी कि लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। तो एक काम करो ना, v को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, v अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v इज इक्वल टू c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो एक काम करते हैं, ये जो दो वेलोसिटीज दिख रही हैं इसकी जगह हम रख देते हैं क्या, ये वाला टर्म, ठीक है, इसकी जगह हम रख देते हैं ये वाला टर्म। देखो यहाँ पे भी आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो निकाल सकते हो। इस इक्वेशन में आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, अगर किन्हीं तीन वेरिएबल्स के अगर आपको वैल्यूज दे दी जाए तो आप रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटीज दी गई है लाइट की दोनों मीडियम में, वो गिवन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, तो आप इजीली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो। पर अगर आपको वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, इस v की जगह रख दोगे c/n का फॉर्मूला।
तो इस V1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बच्चों, V1 की जगह आप लिख सकते हो C अपॉन N1, N1 मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल्स टू C अपॉन N2, N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये C से ये C कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, दिख रहे हैं। अब क्या कर दो, इसका उल्टा कर दो, उल्टा करने पे क्या आएगा, इधर देखो, उल्टा करने पे आएगा साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, उसके ऊपर क्या था N1, रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम, इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय N2। अब क्या करो, साइन R को ले लो यहाँ पे, तो साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना, इसको आप ले लोगे कितना, ये हो जाएगा N2 अपॉन N1, ठीक है। अब इस N1 को आप यहाँ ले जाओ, साइन R को आप यहाँ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा N1 साइन I इज इक्वल्स टू N2 साइन R, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है क्या, स्नेल्स के फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इससे आप रिफ्रैक्टिव जो रिफ्रैक्टिव वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने अभी तक आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई थी मैंने आपको कभी नहीं बताया था कि आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वेलोसिटी दी गई है, भाई ये जो रिलेशन है ये मैंने नहीं निकाला था, ये स्नेल्स ने निकाला था। किसने निकाला था, स्नेल ने निकाला था, कि एक मीडियम की में जो वेलोसिटी होगी लाइट की उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड होगी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये स्नेल ने बोला था। अब अगर आपको दोनों ही मीडियम में लाइट की वेलोसिटी दी गई है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो, और अगर आपको नहीं दिया गया है वेलोसिटीज तो आप क्या कर सकते हो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। वो कितना हो जाएगा, C अपॉन N1। तो V1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बच्चों, C अपॉन N1 इज इक्वल्स टू C अपॉन N2। C हो जाएंगे क्या, कैंसिल आउट। रेसिप्रोकल आप ले लोगे, ठीक है, रेसिप्रोकल आपने लिया तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका काम, और क्या आ जाएगा, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, N2 अपॉन N1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो फॉर्म आएगा बच्चों वो कितना होगा, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे से मन लगा करके हमने ये चीज़ पढ़ ली है, कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर अब आपको रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो गिवन है भाई उसके बेसिस पे कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कोई आपसे इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं पूछेगा बच्चों। अगर एग्जाम में आएगा कि भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, तो आप पहला वाला लॉ बता देना कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों क्या होते हैं, तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। तीनों की तीनों कैसे होते हैं बच्चों, सेम प्लेन पे लाई करते हैं, तो ये आप उनको बता देना, ठीक है। फिर इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि भाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो सेकेंड लॉ में आप बता देना कि जब आप दोनों मीडियम जो है ना, मीडियम के पेयर सेम रखते हो तो जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कैसा जाता है भाई, वो जाता है अपना कांस्टेंट, ठीक है। ये भी आप उनको बता देना। फिर इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता करना है और आपको दोनों ही मीडियम में क्या दी गई हो बच्चों, दोनों ही मीडियम में आपको दी गई हो क्या, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी अगर आपको दी गई हो तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी लगा देना और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल देना। और अगर आपको वेलोसिटी नहीं दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो बस इतना फॉर्मूला लगा देना। अगर दिया गया है वेलोसिटी तो ये वाला फॉर्मूला, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला। ये इतना पूरे कथा कहानी कोई नहीं सुनता, ये मैंने बस आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है। आ गई आपको बात समझ में? तो बस इतनी सी कहानी थी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है। दोनों को एक बार देख लो क्या है दोनों की थ्योरी, पेपर में आ जाए तो लिख देना,
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों के तीनों जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ आ रहा है, दो मीडियम के इंटरफेस पे आ रहा है, सभी सेम प्लेन पे लाई करते हैं। और अगर आपने गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए आ जाए तो दो फॉर्मूले कौन से यूज करेंगे बच्चों, समराइज कर देती हूँ मैं, आप लिख देना V1 अपॉन साइन आई, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू V2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर वेलोसिटीज गिवन है दोनों मीडियम में तो ये वाला फॉर्मूला, नहीं गिवन है तो क्या लगा दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन R। अब एक काम करो, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये पूरा समराइज कर दिया है मैंने आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है उसका ये समरी है। इसका ले सकते हो आप क्या, एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं, बस यही कहानी पढ़नी थी आज हमें, आज की कहानी हो गई है, इस लेक्चर की कहानी हो गई है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ और नई बातें। अभी लाइट का रिफ्रैक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी और बचा है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन से कुछ और रिलेटेड बातों की। इस लेक्चर के लिए इतना ही। तब तक आपको क्या करना है भाई, जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप विजिट कर लेना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल एक अरेंज्ड फॉर्म में, प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।